सूरी सवेर में आपका स्वागत। आज हमारे साथ हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेखक अरुण फरेरा, जिनको उनके एक्टिविज़म के कारण कई साल जेल में भी गुजारने पड़े। आज हम उनके साथ बात करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अरुण जी, सबसे पहले जो हमारा सवाल यही है कि क्या कारण थे जब आपको किन कारणों के कारण जेल जाना पड़ा और किस तरह के चार्जेस लगाए गए आप पे? मेरा मुख्य रूप से मेरा पॉलिटिकल एक्टिविज़म के कारण से जेल में जाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो मैं एक्चुअली जो मैं क्रांति का बात कर रहा था, जो ये समाज को सुधारने के लिए बात कर रहे, समाज को बदलने का जो बात किया था, और वो कारण से लोगों को संगठित करना, लोगों को सरकार के विरुद्ध में अपना हक के लिए लड़ना, अपना अधिकार के लिए लड़ना, उस प्रकार से मैं काम करता था। तो मेरे ऊपर मेन मुख्य रूप से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का कानून का अलग अलग सेक्शन धारा मेरे ऊपर लगाया गया था। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किस तरह बने अरुण? मैं तो कॉलेज का दिन से मैं एक्चुअली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। पहला कॉलेज को स्टूडेंट्स को संगठित करना, उस टाइम मैं जब कॉलेज में था तो ग्लोबलाइजेशन का पहले जस्ट स्टार्ट हो रहा था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर लोगों को संगठित करना, स्टूडेंट्स को संगठित करना। उसके बाद तो बस्ती में, झोपड़पट्टी में लोगों को संगठित करना, वो सब उस प्रकार से काम। तो मेरा जर्नी तब से है, 1992 से है। आपने ये 4-5 सालों के अरसे में जो अपने जेल में गुजारे, उसमें आपने पूरा जुडिशल सिस्टम को भी देखा, जेलों को भी देखा। किस तरह का जो स्वरूप आता है सामने? कहा जाता है कि भारत की जो जेलें हैं वो बहुत अच्छी है, सुधारगर है, या फिर जुडिशल सिस्टम की भी बड़ी बड़ी बातें होती है कि ये एक न्यायकारी सिस्टम है। आप इसको किस तरह देखते हो? भारत का जेल एक्चुअली सुधारगृह तो मेरे ख्याल से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो नाम देने से वो सुधारगृह नहीं बन रहे। एक्चुअली जेल्स, मैं जो समझ रहा है कि जेल्स एक्चुअली भारत का समाज का एक प्रकार का प्रतिबिंब है, वो एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है कि समाज में जो समस्या है वो जेल्स में उसका रिफ्लेक्शन जेल्स में होता है। उदाहरण के रूप में जो ऑपरेस सेक्शंस आपको जेल्स में बड़ा पैमाने पे मिलेंगे, दलित्स, मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ बड़ा पैमाने, गरीब लोग बड़ा पैमाने में मिले। तो किस प्रकार से जस्टिस भी इन लोगों को जस्टिस से दूर रखा गया है, उस प्रकार से चित्र देखने को मिलता है। अभी आपने बात की कि जेलों में दलित हैं, जहाँ इस तरह के आदिवासी है, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ और दूसरी श्रेणी के लोगों के साथ सलूक किस तरह का होता है? नहीं, जेल्स में उनके साथ मतलब कुछ गलत सलूक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो संख्या में बड़ा है और वो प्रशासन के लिए काफ़ी दिक्कत का विषय रहेगा। लेकिन जुडिशल सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही इस प्रकार का है कि इनके विरुद्ध में बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। अभी जैसे उदाहरण के रूप में बेल के लिए तुमको सॉल्वेंसी वगैरह फर्निश करने का तो जो बात है, तो वो गरीबों के लिए तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो मतलब एंटायर जुडिशल सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन तबकों के लिए मतलब प्रेजुडिस्ड है एक्चुअली। जेल जीवन की यातनाओं के बारे में तो हमने बहुत सुना है, आपने किताबें लिखी है, कलर्स ऑफ द केज। किस तरह की यातनाओं का आपको भी मतलब सामना करना पड़ा? एक्चुअली मेरा किताब में मैं 2 प्रकार का यातना के बारे में बोला है। एक तो जो पुलिस कस्टडी में जो हुआ है, तो पुलिस कस्टडी का यातना मतलब काफ़ी फिजिकल रहता है और काफ़ी मेंटल भी रहता है ऑब्वियसली, लेकिन मुख्य रूप से फिजिकल रहता है। जो है जेल के अंदर जो यातना है, जो लिखा था, एक्चुअली मेरा किताब में मैं कोशिश किया कि किस प्रकार का दैनंदिन जिंदगी में, रूटीन जिंदगी में किस प्रकार का हर चीज़ एक प्रकार का एक हैरेसमेंट का एक प्रोसेस है, वो मैं कोशिश किया था। यानी कभी कभी वो एकदम फिजिकल नहीं बनते, और ख़ास करके हम जब जेल में था तो एक घटना नहीं हुआ था कि हमको जेल में मारा वगैरह गया था, लेकिन पूरा जो जेल का जो रूटीन है एक्चुअली एक प्रकार का टॉर्चरस है और हैरेसमेंट के रूप में था। एक ये भी मामला सुना था कि आप एकदम रिहा हुए और फिर आप अभी आपके परिवार वाले आपको देख ही रहे थे कि फिर आपको एक और मामले में अरेस्ट कर लिया गया। ये सब क्या बात थी वो? एक्चुअली ये जो गेट के ऊपर जो रिअरेस्ट करना, ये अक्सर मतलब जहाँ पे मूवमेंट्स है वहाँ पे कश्मीर में भी होता है, समझो महाराष्ट्र का कुछ एरियाज में भी होता है, छत्तीसगढ़ में तो आम चीज़ है उस प्रकार के।
एक्चुअली मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि सरकार के ऊपर क्या बोल पुलिस प्रशासन के ऊपर एक प्रकार का दबाव है कि रिजल्ट्स दिखाने के लिए। तो वो लोग उनको ज़्यादा नक्सलवादी पकड़ा या ज़्यादा आतंकवादी पकड़ा, उनका संख्या उनको बढ़ाना है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे वो जेल से बाहर निकला उनको रीअरेस्ट करना, वो जो सिस्टम है वो एक प्रकार से देखेंगे तो नागपुर की जेल में थे आप। नागपुर की जेल अपने आप में बड़ी सारी बातों के लिए है, बड़े कैदियों से मिलना हुआ होगा आपका। कुछ अनुभव बता सकते हैं किन किन से मिले आप जो वहाँ जेल में थे, दोषी वहाँ कैदी? जो दोषी में अलग अलग प्रकार, अभी जैसा जो जिसको फांसी लगाया था याकूब मेमन जैसे व्यक्ति को, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो फिर अलग अलग दोषी मतलब अभी जो कल या परसों के दिन में जो बॉम्बे का 7/11 ट्रेन ब्लास्ट का जो आरोपी थे उस वक्त, उनको जो परसों के दिन में उनको सजा दिया था, वो लोग के साथ मेरा फांसी यार्ड में हम एक साथ थे। तो ऐसा कुछ लोग किस तरह के प्रभाव रहे आपके उनके साथ? आप उनसे बातचीत होती होगी, मिलते होंगे? नहीं, वो एक ही चीज़ है कि ये लोग एक्चुअली पॉलिटिकल लोग थे। तो हमारा रिश्ता पॉलिटिकल रिश्ता होता है, तो अक्सर देश के बारे में, सिस्टम के बारे में चर्चा वगैरह करता था। पॉलिटिकल डिबेट्स भी होता था, लेकिन पॉलिटिकल रिश्ता एक प्रकार से बन गए थे और कभी कभी मिलके भी संघर्ष करना। जब हम राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की बात करते हैं, वो उसको आप कहाँ तक बात को खड़ी देखते हो? जो अधिकार है, एक्चुअली दो अधिकार या राजनीतिक कैदी के संबंधित जो मांगे है, वो एक ये है कि राजनीतिक कैदी जो उनका स्तर देना चाहिए, रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वो एक विषय है। और दूसरा विषय है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना शर्त रिहा करना। वो जो दो प्रकार का एक बड़ा डिमांड्स है एक प्रकार से। अगर मांग हकों के बात है, मेरे ख्याल से जनरल हक तो सभी प्रिजनर्स को मिलना चाहिए। जैसा मैं आज भी बात किया था कि टेबल चाहिए या चेयर चाहिए या स्वास्थ्य या अच्छे खाना चाहिए, ये सब चीज़ मतलब सभी प्रिजनर्स को मिलना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कैदियों के लिए जो एक प्रकार का एक कोशिश है कि उनको अलग रखना, उनको बाकी प्रिजनर्स से जो सेपरेट रखना, वो चीज़ में हम एक प्रकार से विरोध करते हैं। हमको लगता है कि राजनीतिक कैदी को, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ब्रिटिश समय से चल रहा था, यानी राजनीतिक प्रिजनर्स को कभी भी बाकी कैदियों से अलग रखना, हमारा कोच है कि वो उसका नहीं होना चाहिए, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। आप मनुष्य अधिकारों के कारकुन हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ओवरऑल हम हिंदुस्तान में देखें तो ये ह्यूमन राइट्स की जो लड़ाई है वो कहाँ तक गई है? मुझे लगता है कि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि हम पीछे गए हैं। सही बात है, कुछ विषय के ऊपर पे इतना नाराज़गी नहीं रहेगा कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ह्यूमन राइट्स का लड़ाई या सिविल लिबर्टीज़ का लड़ाई जनता का आम लड़ाई के साथ जुड़े थे। मतलब इनफैक्ट वो एक रिफ्लेक्शन है जनता का आम लड़ाई, जो वर्कर्स का जो लड़ाई, पेजेंट्स का जो लड़ाई, उसका रिफ्लेक्शन है। देश में कुछ जगह पे दमन के कारण से वर्कर्स पेजेंट्स का लड़ाई थोड़ा डाउन पे है, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट्स का लड़ाई कुछ विषय को उठा रहे। ज़रूर सही बात है कि कुछ विषय के ऊपर, जैसे उदाहरण के ऊपर डेथ पेनल्टी के विषय के ऊपर या टॉर्चर के विषय के ऊपर या इस प्रकार का विषय के ऊपर एक जो 70 और 80 का दशक में जो एक प्रकार के मत बन रहा था कि डेथ पेनल्टी जाना चाहिए या टॉर्चर पूरा रद्द होना चाहिए, वापस वो एक चीज़ वापस आ रहा है कि नहीं, टॉर्चर कुछ केसेस में लागू होना चाहिए या डेथ पेनल्टी कुछ केसेस में होना चाहिए, ऐसा आ रहा है। जैसे यूएपीए का मामला, उसमें उसका घेरा और विशाल किया जा रहा है। मतलब आप विचार किस तरह के रखते हो, आप क्या सोचते हो, वो भी उसके घेरे में आ रहा है। तो अपने आप में भारत के लोकतंत्री संविधान के ऊपर ये बात किस तरह रिफ्लेक्ट करती है? अच्छा, यूएपीए का इसका जन्म से यानी 2004 में उसका जो मेन अमेंडमेंट्स लाया, तब से एक्चुअली उसका घेराव मतलब विचार के ऊपर भी था। मतलब वो जो 36 या 34 संगठन जिसके ऊपर बंदी लगाया था, बैनिंग लगाया था, वो संगठन या पार्टी के ऊपर मतलब विचारों के ऊपर बंदी है। क्योंकि आप संगठन के ऊपर बंदी करना मतलब विचारों के ऊपर एक प्रकार से बंदी रखती है। तो मेरे ख्याल से वो तब से है, नया चीज़ नहीं है, और वो चीज़ विरोध करना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को सुधारने से कुछ मतलब नहीं, उसको रद्द ही करना चाहिए।
अभी जो देशद्रोह का मुकदमा है उसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सियासी तौर पे जो है अलग राय रखने वाले लोग ही नहीं बल्कि एनजीओ के लोगों को भी इसके बीच लपेटा जा रहा है, जैसे तीस्ता का मामला देख लीजिए। तो फिर आगे भविष्य के लिए क्या मतलब हम इसको देख सकते हैं कि इसका घेरा और विशाल होगा, आगे क्या चुनौतियां हैं खास करके वो लोगों के लिए जो जमहूरियत की फ़िक्र करते हैं कि जमहूरियत भारत की जो ये जमहूरियत है किस दिशा में जाएगी? एक्चुअली उस प्रकार से मैं एक्चुअली डेमोक्रेसी के हिसाब से देखना है तो मुझे लगता है कि मेन चीज़ क्या है कि रूलिंग क्लास का चाहत। आज रूलिंग क्लास के चाहत के लिए मतलब माइनॉरिटी राइट्स या एनवायरनमेंट एक बड़ा ऑब्स्टिकल है। जैसे उदाहरण के रूप में समझो ग्रीन पीस एनवायरनमेंट के विषय के ऊपर बड़ा क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स को रुकाएंगा, तो वो लोग ग्रीन पीस को टारगेट कर रहा है। एक्चुअली ग्रीन पीस का प्रिया पिल्ले को एक प्रकार से टारगेट किया गया, तो इस प्रकार का उनका नीति है। तो वो सरकार का बड़े वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग के लिए उनका डेवलपमेंट के लिए जो नीति जो ऑब्स्टिकल है उनके लिए वो टारगेट बनते हैं वैसे, और वो हिसाब से डेमोक्रेसी का नया व्याख्या बना रहे हैं। टारगेट यदि आम लोग होने लगे, एनजीओ वाले होने लगे, तो इसके चेतना कितनी की दिखाई दे रही है कि इसका विरोध लग रहा है कि उस तरह जिस तरह होना चाहिए हो रहा है या नहीं हो रहा? वो जगह जगह पे उसका ब्रेक हो रहा है, लेकिन एक कंसोलिडेटेड मूवमेंट की तरफ में ले जाना कभी कभी एक प्रकार का समस्या है। पिछले समय में हमने देखा है कि जैसे जीएन साईं बाबा का मामला हो गया, आपका मामला हो गया, इस तरह के कुछ और सज्जनों का मामला हो गया जिनको मतलब कहा गया कि ये इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं देश विरोधी है। आखिर इनकी कार्रवाइयों ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस खसलत के हैं ये कि इनकी कार्रवाइयाँ उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कोई देशद्रोह कर रहे हैं? इनमें समानता क्या है इन सभी बंदों में? एक्चुअली वो सरकार के विरोध लड़ रहा। एक्चुअली कॉमन चीज़ अगर देखना है तो वही चीज़ है, और सरकार का कानून आज कल वही लोग को देशद्रोही वगैरह मानेगा। जैन साहिबा का वो चीज़ है कि वो एक संगठन जो को लीड कर रहा है रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका वो जगह जगह पे सरकार का ऑपरेशन ग्रीन हंट बोलो या जो सरकार का जनता के विरोधी जो नीति है उसका पर्दाफाश किया, वो कारण से उनको टारगेट किया गया। अभी बात हम किताब की भी आपकी कर लेते हैं, जिसमें मतलब वैसे तो जेल जीवन के बारे में कई सारी लिखतें आ चुकी है। आपकी किताब में क्या आपको लगता है कि अलग जो आपने महसूस किया वो उसमें लिखा, खास करके आपके चित्रों की भी बात करें? जी, तो किताब में मेरा कोशिश था कि बाहर का दुनिया को जेल का सही चित्र वगैरह दिखाना है, इसलिए स्टार्ट किया था चित्रों के द्वारा से, फिर बाद में अपना कहानी वगैरह को जोड़ने का एक प्रकार से प्रयास किया था। अरुण जी, एक आखिरी सवाल है कि मुझे लगता है ये भी रह ना जाए कि जैसे भारत में तो हमने देख लिया कि जेलों में क्या हालत है, कैसे जो कैदियों के हकूक़ को कुचला जा रहा है, लेकिन यदि हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें जो अपने आप को डेवलप कहते हैं, वहाँ क्या सीन नज़र आता है? अमेरिका का जेल भारत का जेल से और भी बेकार है। अगर तो आपको क्या बोलते हैं कंपैरिजन करना है, बेटर यूरोपियन कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना, लेकिन अमेरिका का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से काफ़ी और बेकार है, शॉर्ट में कहना है। आखिर में हमारे देखने वालों को अपनी ओर से कुछ और कहना चाहोगे जो रह गया वो हमसे पूछने को? ये संघर्ष तो चालू रखना है, भले जेल जाएंगा तो भी इस संघर्ष को चालू रखना चाहिए। शुक्रिया जी, थैंक यू।